जय हिंद साथियों। मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अप्रोच पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम स्मार्ट स्टडी परिवार आप लोगों के लिए चला रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यह सीरीज। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के वन और वनस्पति। और साथियों, अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन की यह जो आज की हमारी सीरीज है, यह आज का जो हमारा लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 32। इससे पहले हमने 31 लेक्चर्स में मध्य प्रदेश के सामान्य अध्ययन को पढ़ा है। और जो हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट 2023 जो कि 18वीं रिपोर्ट थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने ये देखा कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में कितना वन क्षेत्र है, कितना वृक्ष क्षेत्र है, ओवरऑल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, प्रतिशत में कहाँ पर है, क्षेत्रफल में कहाँ पर है। हमने कार्बन स्टॉक के बारे में जाना और भी बहुत सारे तथ्य थे हमने जो मध्य प्रदेश के वन रिपोर्ट के माध्यम से हमने जाने। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का जो लेक्चर रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश की वनस्पतियाँ। ठीक, मध्य प्रदेश के वन और वनस्पतियाँ। ठीक है, इसमें हम मध्य प्रदेश के वनों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर या किस किस प्रकार के वन और कौन कौन से वनों के प्रकार पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग कर रहे हैं MPPSC प्रीलिम्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, MP पटवारी और व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली वह सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जिसमें कि हमारे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूर देखें हमारे इस सीरीज को, क्योंकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। और जब परीक्षाएं आना स्टार्ट होगी तो एक के बाद एक आती रहेगी। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स आए, नोटिफिकेशन आए, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप लोगों का जब तक सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोगों का केवल इतना काम रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाएं, साथ में रिवीजन करें और हमारे इस सब्जेक्ट को मजबूत करें, ताकि हमारी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न कोई भी गलत ना हो। और अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें ना आते हो तो हम उन्हें एलिमिनेट करना भी सीख सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, तथा हमारे वीडियोस की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने स्टेटस पर भी लगाएं। आगे बढ़ते हैं और हम देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान कि इस सीरीज में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो हमने मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश के पर्वतमालाएं, मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, मध्य प्रदेश की जनगणना, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य वाले ये चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ लिया है वन रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश में वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा मोटिवेशनल कोट्स है वह कुछ इस प्रकार है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है। ठीक है, सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यानी कि अगर आप असफल रहे तो दुनिया आपको कुछ अलग नज़रों से देखेगी, और अगर आप सफल हो गए तो आप लोगों को एक कॉमन शब्द सुनने को मिलेगा कि हमने तो पता था, हम तो बचपन से जानते थे कि ये कुछ करेगा। वहीं अगर आप लोग सफल नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले ये इंदौर उज्जैन जैसे शहरों में जाकर रहते हैं, वहाँ अय्याशियाँ करते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के मन की दशा क्या होती है, उसके मन की स्थिति क्या होती है, वो एक विद्यार्थी ही समझ सकता है। तो हमें भयंकर मेहनत करनी है और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश के वन। चलिए वनों की बात कर लेते हैं। और जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को वन की परिभाषा बताई थी कि पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका हुआ है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, वन कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जो वृक्षों से ढका है वह क्या कहलाता है? तो वन कहलाता है। और पर्यावरण की दृष्टि से कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो पर्यावरण के संतुलन के लिए हमारी इस धरती के 33% भाग पर वृक्षों का होना या वनों का होना आवश्यक है। और हम देखते हैं कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वन हमारे मध्य प्रदेश में हैं। और फिर वो भी कितना है? तो हमारे कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% से ज़्यादा है। और यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रिक्वायरमेंट है 33% की, उससे भी कम है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए। और कल के लेक्चर में हमने ये भी देखा कि जो हमारे यहाँ पर वन है, वनों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, वनों में कमी हुई दर्ज की गई है। ये भी हमने कल के लेक्चर में समझा था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला या वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हम वनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम वनों का वर्गीकरण करते हैं तो वनों का जो वर्गीकरण है हम कितने भागों में करेंगे? तो याद रखिएगा, इसके हम 4 भागों में करेंगे। 4 कौन कौन से भाग? तो देखिएगा, पहला है प्रादेशिक आधार पर, दूसरा है प्रजाति के आधार पर, तीसरा है जलवायु के आधार पर, और चौथा है शासकीय प्रबंधन के आधार पर। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखें कि प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? तो देखिएगा, शिवपुरी मुरैना पेटी, दूसरा है विंध्य कैमूर पेटी, और तीसरा है नर्मदा दक्षिण वन पेटी। तो बोलिए एक बार फिर से, प्रादेशिक आधार पर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला है शिवपुरी मुरैना पेटी, शिवपुरी मुरैना पेटी। दूसरा हो गया विंध्य कैमूर वन पेटी, और तीसरा हो गया नर्मदा दक्षिण वन पेटी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब प्रजाति के आधार पर बात करेंगे। तो प्रजाति के आधार पर भी हमारे वनों की संख्या कितनी है? तो 3 है। कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, पहला है सागौन वन, दूसरा हो गया साल वन, और तीसरे हो गए मिश्रित वन। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो जलवायु के आधार पर भी हमारे वनों को हमने 3 भागों में बांटा है। 3 कौन कौन से भाग हैं? तो देखिएगा, पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा हो गया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और तीसरा हो जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, और फिर आगे हम देखते हैं कि शासकीय प्रबंधन के आधार पर वन कितने प्रकार के हैं। तो यह भी 3 प्रकार के हैं। 3 कौन कौन से प्रकार के हैं? तो पहला हो गया आरक्षित वन, दूसरा हो गया संरक्षित वन, और तीसरा हो गया अवर्गीकृत वन। तो अभी इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि हमने वनों का वर्गीकरण किया। पहला प्रादेशिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। कौन कौन से? शिवपुरी मुरैना पेटी, विंध्य कैमूर पेटी, और तीसरा नर्मदा के दक्षिण वन पेटी। ठीक है, फिर हमने देखा प्रजाति के आधार पर, तो सागौन के वन, फिर साल के वन, और फिर मिश्रित वन हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर हमने देखा जलवायु के आधार पर, तो जलवायु के आधार पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। ठीक है, चलिए आगे हमने देखा कि शासकीय प्रबंधन के आधार पर हमने कितनी भागों में बांटा? तो 3 भागों में, आरक्षित वन, संरक्षित वन, और अवर्गीकृत वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं वनों को। ठीक है, चलिए, तो हमने मध्य प्रदेश में वनों को कितने प्रकार से या कितने भागों में बांटा हुआ है?
जो पहला है प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, ठीक। और इसे हमने देखिए मैप के थ्रू भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि पहला कौन सा है, मुरैना शिवपुरी वन पेटी। तो देखिए ये जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है ये वाला, यह कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो याद रखिएगा मुरैना शिवपुरी वन पेटी या शिवपुरी मुरैना वन पेटी के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है, तो उत्तर वाला जो मध्य प्रदेश का उत्तर वाला हिस्सा है वह हमारा इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं विंध्य कैमूर वन पेटी। तो जो मध्य प्रदेश का मध्य वाला हिस्सा है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो विंध्य कैमूर वन पेटी के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है, दक्षिणी जो क्षेत्र है वह आता है नर्मदा दक्षिण वन पेटी, या इसे ही सतपुड़ा मैकाल वन पेटी भी कह सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि दूसरा प्रकार कौन सा है हमारा, तो दूसरा प्रकार है जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए तो जलवायु के आधार पर जो हमने वन देखे हैं वो कौन से हैं, तो देखिएगा पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सॉरी। तो देखिए ये जो मध्य वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इस क्षेत्र में पाए जाएंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वह कौन सा कहलाएगा, तो इसे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या इसे ही हम उष्णकटिबंधीय कटीले वन भी कह सकते हैं। पर्णपाती वन से मतलब ये होता है कि वह वन या वह वृक्ष जो समय के साथ अपने पत्ते जमीन पर गिरा देते हैं वही पर्णपाती वन कहलाते हैं। एक विशेष सीजन में अपने पत्तों को गिरा देना पर्णपाती वनों की विशेषता है, ठीक है। फिर हम प्रजाति के आधार पर देख लिए कि प्रजाति के आधार पर कौन कौन से, सागौन वन, साल वन और मिश्रित वन। वहीं पर अगला जो रहेगा हमारा शासकीय प्रबंधन के आधार पर, और शासकीय प्रबंधन के आधार पर जो वन है हमारे वह कौन कौन से हैं, तो देखिएगा आरक्षित वन कितने प्रतिशत है, तो 65.38%, 65.38% वन को हमने आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है, ठीक है। तो देखिए ये आरक्षित वन होते क्या हैं, तो हम इनको भी देख लेते हैं कि आरक्षित वन आखिर होते क्या हैं। तो देखिए आरक्षित वनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। कठोर क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें हमने किसी विशेष जीव को संरक्षण के लिए इनको हमने यहाँ पर जो इनको रिजर्व किया है, जैसे कि हम टाइगर रिजर्व हो गया या फिर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्यों के लिए हमने इन आरक्षित वनों को यहाँ पर हमने प्रशासन के नियंत्रण में ले लिया, इसीलिए इसके कानून कैसे हैं, तो कठोर कानून है, ठीक है। और अगर बात की जाए आरक्षित वन की, तो सबसे बड़ा जो वन वृत्त है आरक्षित वन के अंतर्गत हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें खंडवा वन वृत्त देखने को मिलता है, और सबसे छोटा जो वन वृत्त है वह हमें छतरपुर वन वृत्त देखने को मिलता है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए फिर अगला देखते हैं संरक्षित वन। ये 32.84% या हम कह सकते हैं कि लगभग 33% क्षेत्र पर हमें यह संरक्षित वन देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए यह इस पर सामान्य किसी का नियंत्रण नहीं होता है, और यहाँ के नियम कानून भी कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। और अगर यहाँ पर व्यक्ति अगर आता है तो वहाँ पर दंड का प्रावधान भी कैसा रहता है, सामान्य हमें देखने को मिलता है। और अगर संरक्षित वनों की बात की जाए कि सबसे बड़ा वन वृत्त किस वन वृत्त के अंतर्गत संरक्षित वन आते हैं, तो छतरपुर वन वृत्त के अंतर्गत सर्वाधिक संरक्षित वन क्षेत्र है। वहीं सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, तो वह खंडवा वन वृत्त है। क्लियर है,
फिर हम देखते हैं कि अवर्गीकृत वन जो कि लगभग 2% के आसपास है और इस पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये हम देखते हैं हमारे गांवों वाले क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे खुले क्षेत्र होते हैं जहाँ झाड़ियाँ वगैरह होती है, तो वह उस पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो वह क्या कहलाता है, वह अवर्गीकृत वन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की, ये किस आधार पर है, तो जलवायु के आधार पर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भैया यहाँ की विशेषता क्या है, तो देखिएगा ये वाला हिस्सा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और इसमें हम देखते हैं ये 50 नहीं 75 है, इसको 75 कर लीजिएगा। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन वृत्त में जो वर्षा की मात्रा है वह कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, यानी कि यहाँ पर वर्षा ठीक ठाक मात्रा में होती है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो जो क्षेत्र हैं वह है सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा और खरगोन, यानी कि ये वाली जो बेल्ट हमें दिख रही है वह कौन से वन क्षेत्र की है, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की है। आगे बढ़ जाते हैं, और जो अगला हमारा क्षेत्र है वह है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, और ये जो मैंने दिखाया गया है वह है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, और इन वनों में हम देखते हैं कि यहाँ पर 100 से लेकर तो 150 सेंटीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई है, यानी कि सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में हमें दर्ज करने को मिलती है। ठीक है, फिर क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, इन जिलों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जिले याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर हमने मैप याद रखे और अगर परीक्षा में हमसे जिले पूछ लिए गए कि बताइए निम्नलिखित में से किस जिले में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, तो हम अगर हमें नक्शा याद है तो हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में हमने वन देखे थे, कौन कौन से वन हैं, तो देखिए यहाँ पर सागौन के वृक्ष, शीशम, नीम और पीपल, ये जो वृक्ष है हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वनों में हमें किस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं, तो देखिएगा यह बांस, शाल, महुआ, हर्रा, ये जो वृक्ष हैं वह हमें किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, या इसे ही हम क्या कहते हैं, कटीले वन कहते हैं, और यहाँ पर कितनी वर्षा दर्ज की गई है, तो यहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। क्षेत्र की बात करेंगे तो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी, नीमच, मंदसौर और रतलाम, इन क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वह है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष और वन उपज पाए जाते हैं, तो चलिए इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वह है भिलावा का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है, तो भिलावा का वृक्ष है। अब देखिए भिलावा के वृक्ष की बात करेंगे तो भिलावा के वृक्ष का कुछ वैज्ञानिक नाम भी है, और इस भिलावा के वृक्ष को हम सेम केपर्स एनाकार्डियम के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न जो
पीएससी द्वारा फॉरेस्ट की एग्जाम होती है या जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम होगी तो उनमें इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो पहला वृक्ष कौन सा हो गया हमारा, तो भिलावा का वृक्ष हो गया और इसका क्या नाम है, तो सेम केपर्स एनाकार्डियम है। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि यह किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले वाले क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि दक्षिणी मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में यह मुख्यतः पाया जाता है। और इस भिलावा के वृक्ष का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं स्याही बनाने में, पेंट बनाने में और औषधियों के निर्माण के लिए हम किस वृक्ष का उपयोग करते हैं, तो हम भिलावा के वृक्ष का उपयोग करते हैं। क्लियर है इतनी बातें। चलिए अगला जो वृक्ष है हमारा वह कौन सा है, तो दूसरा है साल का वृक्ष। कौन सा है, साल का वृक्ष है। और अगर बात की जाए कि जो साल का वृक्ष है वह कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो यह जो वृक्ष है वो हमारे मध्य प्रदेश में 4.15% क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अगर इसका वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह है सोरिया रोबस्टा। ठीक है, कौन सा, सोरिया रोबस्टा। और हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक लगभग 50% जो साल के वृक्ष है वह लाल पीली मिट्टी वाला जो क्षेत्र है जिसमें मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद, इन क्षेत्रों में हमें कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो स्पेशली आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि यह मध्य प्रदेश के पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए फिर हम देखते हैं कि साल के वृक्ष में बोरार नामक कीट के लगने से यह वृक्ष समाप्त हो गए थे, क्योंकि इस वृक्ष में इन कीटों को लगने से हमें बहुत सारे वृक्षों को काटना पड़ा था, क्योंकि ये जो कीट हैं वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैल रहे थे, तो इन्हें समाप्त करने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ों को काटना पड़ा था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।